बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो हमारे लिए सबसे तशवीशनाक चीज़ हम सब के लिए है वो क्या है? 12 लाख पाकिस्तानी जब से ये हुकूमत आई है मुल्क छोड़ के चले गए। लेकिन ये 12 लाख पाकिस्तानी कौन से पाकिस्तानी हैं? ये वो पाकिस्तानी हैं जिनको दुनिया तैयार है अपने मुल्कों में लेने के लिए। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इस तरह के मुल्क तैयार है उनको लेने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं। ये वो लोग हैं जिनकी डिमांड है दुनिया से बाहर, ये कहीं भी जा सकते हैं। और ये क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं, इनकी कोई डॉक्टर्स हैं, कोई आप लिस्ट है पूरी, कोई इंजीनियर्स हैं, यानी वो लोग जो एक माशरे को आगे बढ़ाते हैं, जो एक माशरे की तरक्की के अंदर पूरा हिस्सा लेते हैं, वो लोग हैं जिनको इस मुल्क की बहुत ज़रूरत थी। अब वो छोड़ के चले गए। 12 लाख लोगों का जाना सिर्फ यही नहीं कि ये वो लोग हैं जिनको आराम से वीज़ा भी मिल गया, उनको आराम से उनको नौकरियां भी बाहर मिल गई। ये वो लोग हैं जो फिर अपना पैसा भी बाहर लेके गए होंगे, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं जाना था, तो उन्होंने फिर यहाँ से रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट किया और फिर डॉलर्स बाहर लेके गए। तो सोचें कि इसकी कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। अब ये सोचें कि ये क्यों हो रहा है, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग, फिर से मैं कहता हूँ कि जो एक मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखते हैं वो जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उम्मीद खत्म हो गई है मुल्क से। ये उम्मीद क्यों खत्म हुई है? ये उम्मीद इसलिए खत्म हुई है कि जो 30 साल से इस मुल्क को तबाही के अंदर जिनका पूरा हाथ था, जो चोरी कर करके मुल्क का पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर लेके जा रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस के ऊपर किताबें लिखी हुई थी, जिनकी दुनिया के बाहर इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, 2 BBC की डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी, जिनके ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर इनकी चोरी का लिखा हुआ था, और किताबें 3-4 किताबें हैं जो लिखी गई, जिसमें कैपिटलिज्म एक्लीज हील, एक रेमंड बेकर की किताब, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इनके जो पहले दौर में 90 की दिहाई में इन्होंने कितना पैसा चोरी किया था और मुल्क से बाहर लेके गए थे। तो ये वो 2 माफियाज, उनको ऊपर आके बैठा दिया। लोगों ने थोड़ी देर सोचा कि चलें ठीक है, इलेक्शन आएगा तो हम इनको अपना, तब इनको इनके खिलाफ खड़े होंगे। फिर जब उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और जो मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो गई है, असल मायूसी तब हुई है कि वो लोग जो ये समझते थे कि इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट चले जैसी भी है, उसने गलतियां की होगी, मार्शल लॉ लगे होंगे, लेकिन वो उसको मुल्क का सोचती है, क्योंकि उनका जीना मरना पाकिस्तान में, उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में। तो जब वो इन लोगों के साथ खड़ी हो गई और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी इन लोगों को फिर से जताने की, और मायूसी तब चाहिए, ना उम्मीदी और मायूसी कब चाहिए कि जब उन्होंने तमाशा देखा कि जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, 70% से ज्यादा जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी आज पाकिस्तान में है, सारी सर्वेज कह रही हैं कि ये पार्टी जीतेगी और कांग्रेस के साथ खड़ी है। 37 में से 30 बार इलेक्शन ये जीत जाती है पार्टी, इसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी होती है। उसके बावजूद आवाम बता देती है कि वो क्या चाहती है। जब वो देखते हैं कि उस पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरा 9 मई का ड्रामा, जो इंशाल्लाह मुझे कभी भी मौका मिला मैं साबित करूंगा कि वो सारा ड्रामा किया गया था पीटीआई को क्रश करने का। उसका कोई मकसद ये नहीं था कि उन्होंने कोई गद्दार पकड़ने थे। यानी खैर अब तो हमारे पास एविडेंस भी आ गई है, वो जब मौका मिले तो हम बताएंगे कि कैसे प्री प्लान करके और फिर ट्रैप करने की कोशिश की गई पार्टी को, और फिर वर्कर सारे हजारों वर्कर अंदर डाल दिए, सीनियर लीडरशिप अंदर डाल दी। फिर वो जो बाहर निकलता था सिर्फ कि मैं जी पार्टी छोड़ा तो वो बाहर निकल सकता है, और फिर ये बताया गया कि फौज के खिलाफ है, यानी तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। कौन अपनी फौज के खिलाफ होगा? अच्छा, और कौन अपनी फौज के ऊपर हमला करेगा? कोई जीत सकता है अपनी फौज के ऊपर हमला करके? क्या वो नहाते लोग और वो जो औरतें हैं जो अभी भी पकड़ी हुई हैं औरतें, क्या इनके जरिए हमने हमला करना था फौज के ऊपर? तो ये पूरा एक प्लान, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन, मीडिया का मुंह बंद किया गया, मीडिया के अंदर पूरी कैंपेन चलाई गई और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए कितने बुरे लोग हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं। जिस तरह के लोगों को नहीं पता कि जो ऊपर बैठाए हुए वो कौन है, या तो लोग भेड़ बकरियां हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि ऊपर कौन बैठे हुए हैं। क्या इनका लोगों को 30 साल से नहीं देख रहे? क्या वो लोग जो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और जिनके बड़े बड़े मालात हैं, जिनका बड़ा अच्छा रहन सहन है, जिनकी बिजनेस है, बच्चे बाहर हैं, इलाज बाहर हैं, छुट्टियां बाहर हैं, क्या वो मुल्क से ज्यादा प्यार करते हैं? लेकिन वो लोग जिनका जीना भरना पाकिस्तान में वो गद्दार है। तो क्या एक मान लेगी? और मायूसी इसलिए कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है पीटीआई को क्रश करके ये लोगों को फिर से लेके, और फिर ये जो नए कोशिशें हो रही हैं कि जी नई पार्टीज बनाई जा रही हैं और पीटीआई के लोगों को उधर धकेला जा रहा है, क्योंकि इन्हें ये पता है कि पीटीआई के लोगों ने दोनों पार्टीज के पास जाना नहीं, क्योंकि सबको पता है इनका वोट बैंक नहीं है। तो फिर पीटीआई का कोई जो आज नई भी पार्टी बनी है, फिर उससे पहले भी कि पीटीआई लोगों को वहां धकेला जाए। अब मैं सिर्फ मुझे हैरत होती है कि जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी ये सोच है इसके पीछे, कोई इनको तो कोई इनका एहतसाब होगा कि ये कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ? क्या इनमें अकल है, सियासत की समझ है, क्या मुल्क की तारीख की समझ है, क्या इनके पास तालीम है? तरबियत तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जिनके पास तरबियत हो वो ये ना करें जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बच्चों का ना देखते हैं, ना बूढ़ों का देखते हैं, बुजुर्गों का नहीं देखते, औरतों का नहीं देखते, बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, हर किस्म की ब्लैकमेल की जा रही है जो पाकिस्तान की तारीख में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ये हो सकता है। किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के साथ आज तक वो नहीं हुआ जो आज हमारे साथ किया जा रहा है, और उन लोगों को धकेला जा रहा है ब्लैकमेल करके कि वो उस पार्टी में चले जाओ, उस पार्टी में चले जाओ। और लोगों की शक्लें देखिए जो जा रहे हैं उन पार्टी में, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे लोगों को धकेल रहे हैं फांसी देने के लिए, यानी वो अपनी खुदकुशी करने जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है। वो खुशी से नहीं जा रहे, जब लोगों को लेके इस तरह लेके जा रहे हैं, ब्लैकमेल करके, ज्यादातर ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इंसानों को कई तो 2 तो मैं देख रहा था जेल से सीधा बांध ले गए। तो वो क्यों इस तरह उनकी शक्लों में खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि उनकी सियासी मौत है, उनको पता है कि पब्लिक ने इनको वोट नहीं करना। और अगर किसी को शक है तो ये इंशाल्लाह जब भी आप तो इलेक्शन लग रहा है कि इंशाल्लाह हो जाएंगे, वो जब भी इलेक्शन होंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि लोगों ने वोट किसको डाली। लेकिन मैं तो वो सोच रहा हूँ कि क्या लोगों को जो ये कर रहे हैं पीछे बैठ के, जो ब्रेन्स बैठी हुई हैं, क्या उनको समझ नहीं आ रही कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है क्या आज पाकिस्तान में? क्या उनको ये नहीं पता कि ये पहली दफा 1970 के बाद पाकिस्तान में ये माहौल बना है कि नजरिया, पहली दफा नजरियाती पॉलिटिक्स हो रही है, वोटर ने नजरिए के ऊपर वोट डाली है, शख्सियतें खत्म हो गई है। आप जो मर्जी कर लें कि जितने जो 1970 में क्या हुआ था, बड़े बड़े नाम थे, ऐसे नाम थे कि उन्होंने कहा कैंपेन करने की जरूरत नहीं है 1970 में, तो एकदम नजरिया वेस्ट पाकिस्तान में आया और 84 सीटें जीत गया 137 में से जुल्फिकार अली भुट्टो। लेकिन उससे बड़ा जो सैलाब आया वो इस पाकिस्तान में आया, मेरे ख्याल में 168 में से 162 सीटें जीत गया मुजीबुर रहमान। और वो क्या चाह रहा था? इंसाफ चाह रहा था, वो भी हकीकी आज़ादी की बात कर रहा था, वो भी ये कह रहा था कि हमें जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा, हम आज़ाद नहीं है। जो कि आज जो 27 साल से तहरीक इंसाफ कह रही है, इंसाफ की तहरीक, कि इंसाफ इंसानों को आज़ाद करता है, तो वो भी ये बात कह रहा था। वो उस वक्त पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहता था, उसके आप पढ़ने 6 पॉइंट्स, वो सिर्फ इंसाफ चाह रहे थे। और जो हुआ उसके बाद वो यही हुआ कि मिसरीड किया गया, मिस कैलकुलेशन हुई, सही माने में जायजा नहीं ले सके एक सिचुएशन का, सियासी सिचुएशन का, और मुल्क टूट गया। आज फिर वही हो रहा है
ये जो बनाए जा रहे हैं लोगों को, और ये जो पार्टीज बनाई जा रही हैं, और ये जो लोगों को धकेला जा रहा है, और जो हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है, तो ये क्या, ये समझ नहीं आ रही कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन वो 1970 वाला है, नजरिया की पॉलिटिक्स आ गई है पाकिस्तान में। क्या ये बाई इलेक्शन पर नहीं नजर आया कि कौम ने कैसे कैसे लोग निकले हैं, और पहली दफा सिटिंग गवर्नमेंट बैक बाय द एस्टैब्लिशमेंट वो हार जाती है। तो उधर नहीं अंदाजा हुआ कि किस तरह कौम जा रही है, वो उससे और ज्यादा आगे निकल गया। मेरा ये तज्जिया है, वो आदमी जिसने जीरो से पॉलिटिक्स शुरू की, जीरो से, कोई मेरे बाप दादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, मैंने जीरो से एक पार्टी बनाई, और आहिस्ता 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 कोई शॉर्टकट नहीं लिया। हालांकि मुझे जनरल मुशर्रफ ने ऑफर भी बड़ी ऑफर की थी जब मैं अपनी एक ही सीट जीता था कि उनके साथ मिल जाऊँ, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बड़ा लंबा रास्ता लेते लेते पार्टी बनाई, और वो पार्टी बनती बनती पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो मुझे तो सबसे ज्यादा अंदाजा है जो किसी को नहीं है पाकिस्तान में, किसी का वो तजर्बा ही नहीं जो मेरा है, क्योंकि यहाँ तो सारी बड़ी बड़ी पार्टीज का हिस्सा था, या किसी का बाप था, या कुछ था, या नाना था, या माँ थी पॉलिटिक्स में, या कोई लीडर थे, ये तो इस तरह बने। या वो जनरल ज़िया ने और जनरल जिलानी ने शफकत कर दी बहुत बड़ी एक बिजनेसमैन के ऊपर, वो पॉलिटिशियन बन गया, और आप उसके बच्चे तैयार हो गए सारे, लेकिन इन्होंने खुद तो पार्टी नहीं बनाई, इन्होंने खुद तो जीरो से कोई पार्टी नहीं बनाई। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि आवाम जिधर खड़ी है, ये जो भी हरकतें कर रहे हैं, इससे सिर्फ नफरतें बढ़ रही हैं, इससे कोई इलेक्शन के ऊपर जो भी कैलकुलेशन है ये गलत होने वाली है। ये जैसे जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, प्लान बना हुआ है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना, बड़ी तेजी से केसेस आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और बड़ी किसी तेजी से कि किसी ना किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और या इसको जेल में डालो, और वो मैं तैयार हूँ उसके लिए। मुझे पता है कि मैंने अपनी सारी पार्टी को बता दिया कि ये अगले हफ्ते से पूरी तैयारी कर लो कि मैं आपके साथ नहीं हूँगा, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ, क्या इससे ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग कामयाब हो जाएगी? मेरे ख्याल में इतना ज्यादा धांधली करनी पड़ेगी कि सारा इलेक्शन का प्रोसेस ही खत्म, डिस्क्रेडिट हो जाएगा। जिस तरह वो सिंध में इलेक्शन करवाता है वो जरदारी, वो इलेक्शन तो होता ही नहीं है, पुलिस पूरी पकड़ पकड़ के लोगों को अंदर डाल रही है, बाकी जो या पैसे देकर खरीद लो और या फिर जेल में डाल दो, और उसके बाद इलेक्शन करवा दी, तो इलेक्शन नहीं है। ये तो जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन या बाई इलेक्शन में, तो जो असल इलेक्शन है पाकिस्तान का, और 25 करोड़ लोगों का इलेक्शन है, अगर ये इलेक्शन ठीक ना करवाया गया उसके अपने असरात है, वो और डिस्टेबलाइज करेगा। इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा ही नहीं, और जब तक वो नहीं आएगा, तो मैं बार बार कहता हूँ, तो माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, तो हम तो और डूबते जाएंगे, जो कर्जों की तरफ डूबते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो हम तो उस तरफ जा रहे हैं। तो वो तो तभी ठीक होगा जो कि सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन से मुल्क बच सकता है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट दूसरी तरफ लेके जा रही है, छोटी छोटी पाकिस्तान में पार्टी छोटी छोटी ले आए, प्लान तो ये है कि वो हर किसी को थोड़ी थोड़ी सीटें दिलवा दें, वो सारे ऊपर, और ऊपर से फिर एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करेगी पाकिस्तान। तो इससे तो मुल्क ठीक नहीं होने लगा। जो मुल्क की जरूरत है वो इसकी ऑपोजिट है, वो बिल्कुल मुतबादिल है इसके, और वो क्या है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक पब्लिक मैंडेट से पार्टी आए पावर, और वो फिर रूल ऑफ लॉ कायम करे। देखिए जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो जंगल के कानून से भाग रहे हैं, तो जब वो देखते हैं किसी के घर में भी तोड़ के घुस जाओ, बीवी बच्चों को पकड़ लो, रिश्तेदारों को पकड़ लो, बिजनेस बंद कर दो, तो खौफ आ रहा है लोगों को। पहले तो कभी ऐसे सुनते ही नहीं थे, तो बेचारे गरीब लोगों से ऐसे होता था ना। ये मैं अपनी पार्टी को पहली दफा मैं अपनी पार्टी को कहता हूँ, जो हमारे से हो रहा है या कमजोर से हमेशा होता है पाकिस्तान में जब ताकतवर के सामने खड़ा होता है, और इसीलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंसाफ ही नहीं है। तो ये तो इंसाफ की सारी हद ही तोड़ दी है, ये तो वो निजाम आ गया जो कि हम कोई तस्वर ही नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान या दुनिया की किसी जमहूरियत में आए। तो जब इस तरह के हालात है, तो लोगों की नाउमीदी तो बढ़नी है, मायूसी तो बढ़नी है, लोगों ने तो जाना छोड़ के। इसलिए मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ये पहले फेल हो चुके हैं, और इस मुल्क के अंदर जो 90 की दहाई की सियासत थी वो खत्म हो चुकी है। जो जनरल मुशर्रफ ने काफली बनाई थी वो दिन चले गए हैं, ये दूसरा दौर आ गया। और इस दौर के अंदर सबसे एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, और इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आएं, एक सियासी इस्तेकाम आए, और उसके बाद फिर माशत को ठीक करें, और मुल्क के अंदर वो रिफॉर्म्स करें। उस रिफॉर्म्स के बगैर पाकिस्तान इस दलदल से अब नहीं निकल सकता। पाकिस्तान को सर्जरी चाहिए। इस मुल्क को अब हम वहां पहुंच गए हैं कि अगर हमने अपने सारा गवर्नेंस सिस्टम ना चेंज किया, हमने सारा इंसाफ का निजाम ना ठीक किया, हमने जो हमारे गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं जो जिस तरह वो इस वक्त बोझ बने हुए हैं, हमने जब तक निचली सतह के लोगों के ऊपर अब उनकी मदद करने के लिए प्रोग्राम्स ना बनाए ताकि उनको हम सहारा दें, क्योंकि अब जो महंगाई आ गई है लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं। और जो हमने हेल्थ कार्ड लेके आए थे, सोचे कि पहले ही गुजारा नहीं हो रहा, तो बीमारी होगी घर में, तो अगर आप हेल्थ कार्ड ही ले जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, वो कैसे गुजारा करेंगे। तो कैसे हमने निचली सतह के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनको हमने माशी तौर पे उनकी हिफाजत करनी है टारगेटेड सब्सिडी से, कैसे हमने अपने मुल्क के अंदर डॉलर की इंटेक बढ़ानी है, वो कौन कौन से कदम है, कैसे हमने खर्चे कम करने हैं, कैसे हमने अपना गवर्नेंस सिस्टम ऐसा करना है कि बाहर से इन्वेस्टर पाकिस्तान आ सके, कैसे उनको इत्मीनान देना है अपने रूल ऑफ लॉ पे कि हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर आप अगर अपनी सरमायाकारी करेंगे तो हम उसकी हिफाजत, हमारा कानून उसकी हिफाजत करेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड देगा, वो कंडीशंस देगा कि जब आप मसलन चाइना से जब इंडस्ट्री हम चाहते थे कि पाकिस्तान आए, तो मेरी जब प्रीमियर ली से उनकी बात हुई तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा देखें मसला ये है कि पाकिस्तान में हमारे सारे इंडस्ट्रीज कहते हैं कि टाइम बहुत लगता है, यहाँ काम ही नहीं होता, आपकी बड़ा स्लो है आपका सिस्टम। जबकि वो वियतनाम जाते हैं और वो बांग्लादेश की भी बात कर रहा था, बड़ी जल्दी उनका काम हो जाता है इन्वेस्टर के लिए, तो एक इन्वेस्टर के पास टाइम नहीं होता। तो ये हमें सारी इस्लाहत करनी पड़ेगी, और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि साफ और शफाफ इलेक्शन से एक मजबूत, एक स्टेबल हुकूमत आए। स्टेबिलिटी अब सिर्फ एक तरह ही आएगी, साफ और शफाफ इलेक्शन, और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को मुस्तरद किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।